ओके सो बताओ अनुराग दुबे, लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोगों ने? अनुराग, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कैन यू हियर मी? जी सर। बोलो ना फिर। सर लास्ट क्या किए थे लास्ट लास्ट क्लास क्लास में? में बोलो जल्दी जल्दी। सर वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े थे जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम हम पास करते हैं निकल क्रिस्टल से, ओके। और ग्रेटिंग के और बारे में पढ़े थे जिसमें मतलब जिससे हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ नहीं जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए हमने क्रिस्टल लिया था जिसमें जिसकी क्रिस्टल के इंटर लेयर स्पेसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के ऑर्डर में होती है। ओके। ओमन साहू। ओमन साहू। यस सर। हाँ बताओ बेटा, अभी तक क्या क्या सीखे अभी तक के क्लास में? सर वेव मैटर के बारे में पढ़े थे, उसका वेवलेंथ निकालना, और जैसे पार्टिकल का वेवलेंथ, गैस मॉलिक्यूल का वेवलेंथ फाइंड करना सीखे थे। और वैभव देवांगन। यस सर। हाँ बोलो बेटा, लास्ट क्लास में क्या क्या किए? सर मैं मिस किया था सर, लास्ट क्लास नहीं था सर। तुमने लास्ट 2 क्लास मिस किया, असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? व्हाई आर नॉट डूइंग दिस? इज देयर एनी इशू? कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। देन व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास और डूइंग असाइनमेंट्स? मुझे नहीं आ रहा फिजिक्स पढ़ने में। नहीं सॉरी वाली इज नॉट द मैटर यार, सॉरी वाली से सर क्या लेना अब देना? से पूरा असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट होगा। नहीं वो ठीक है, एनीवेज मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ जस्ट फ्रेंडली स्पीकिंग कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? मन नहीं करता फिजिक्स पढ़ने का? कोई परेशानी है? इतना सिंपल ढंग से इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स है थोड़ा सा टफ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी इमेजिन से थोड़ा सा बाहर होगा, लेकिन हर चीज़ को मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्लासिकल फिजिक्स के साथ। अभी तक तुमने क्या पढ़ा और इसमें क्या एडवांसमेंट पे करना है, और इसको तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बेहतर ये है कि रेगुलर रखो। और उसके बाद अगर कोई नहीं हो पाता है तो मैंने तो भाई वीडियो भी अपलोड कर दिया है चैनल पे, उसको देख करके असाइनमेंट कर लोगे तब भी अपन मान लेंगे कि यस यू आर डूइंग, है ना? तो असाइनमेंट कॉपी नहीं करना, असाइनमेंट अपने से करना, वो राइटिंग से पता चल जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि क्लास रेगुलर रखो, तब जाकर के ये यूनिट समझ में आएगा। अदरवाइज ये इतना सॉलिड स्कोरिंग यूनिट, इतना स्कोरिंग है कि पूरा टोटल 20 में 20 मार्क्स तुमको मिल सकता है इस यूनिट पे। पहला इसलिए मैंने शुरू किया है कि फ्रेश माइंड पे तुम लोग थोड़ा सा सॉलिड यूनिट पढ़ो, जिसमें बहुत सारी चीज नया रहेगा तो सीखने को मिलेगा, है ना? इसलिए प्लीज डोंट मिस एनी क्लास, डू द असाइनमेंट टाइमली। हाँ, कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो मैंने पहले ही कहा है कि तुम ड्यूरिंग क्लास, क्लास के बाद व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू तुम पूछ सकते हो। इवन क्लासरूम में भी कमेंट्स का जो बॉक्स रहता है, कमेंट्स ये रहता है, उसके थ्रू तुम कर सकते हो। एनीवे सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने क्या किया उस पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हमने क्लास में स्टार्ट किया था क्लासिकल फिजिक्स और डिफरेंट फिजिक्स के पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर डाटा ट्रांसमिशन और सिग्नल की बात आती है तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड डिवाइस की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं। तो इसके लिए ये क्वांटम फिजिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो क्वांटम फिजिक्स में फिर हम नेक्स्ट इसमें लाया थे, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ क्वांटा, कांसेप्ट ऑफ फोटॉन्स, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हमने उस फोटॉन को एज अ पार्टिकल प्रूव करने की कोशिश किया, एज अ वेव प्रूव करने की कोशिश। एक क्वेश्चंस मैंने दिया था, हाउ कैन यू प्रूव दैट द फोटॉन हैज अ ड्यूअल नेचर, और मैंने यहाँ पे क्लास में बढ़िया टेबल बना करके बताया था कि फोटॉन को एज अ पार्टिकल, फोटॉन को एज अ वेव, और लास्ट में फिर मैंने लिखा था दैट्स व्हाई वी कैन से फोटॉन हैज ड्यूअल नेचर। लेकिन तुम लोगों ने जस्ट सिंपल गूगल किया, गूगल करने के बाद जो आंसर उसमें था उसको ऐसा लिख करके असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट किया। दिस इज नॉट ओके। एग्जामिनेशन में अगर कोई ऐसा लिखोगे तो नहीं चलने वाला है ना। मैं तो भाई वो टेबल देखूंगा जिसमें मैंने पूरे प्रॉपर्टीज को, करैक्टरिस्टिक्स को मैंने कंपेयर किया था, और कंपेयर करके मैंने कहा था कि यस इट फोटॉन हैज ड्यूअल नेचर। इसके बाद फिर हम उस क्वांटम नेचर में हम उस लाइट का या फोटॉन का मास कैलकुलेट करने की कोशिश किया, मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश किया उसको पार्टिकल प्रूफ करने के लिए। देन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव हमारे पास आया, जिसमें हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, if this is that object which is in motion with constant velocity, then this associated wave, ये associated wave होगा, इस associated wave को हमने matter wave कहा। और different particles में हमने इस matter wave के wavelength कैलकुलेट करने की कोशिश किया, जिसमें हमारे पास 3 फार्मूला था। One was for mechanical body, lambda is equal to h upon mc for the mechanical body। एक चार्ज पार्टिकल के लिए lambda is equal to h upon root 2m q multiplied by 3, यहाँ पर q एनर्जी के बराबर है। and this third for a gas molecules moving in a constant temperature region, that was lambda is equal to h upon root of 3m kT, where k is Boltzmann constant and t is the temperature in Kelvin। ये 3 फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करने की कोशिश किया था। इसके बाद फिर हमने कहा कि ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको अगर को प्रूफ करना है then we need one experiment to prove, to measure the wavelength of that matter wave। तो उस matter wave का wavelength कैलकुलेट करने की कोशिश किया, और इसके लिए फिर हमने डेविएशन गर्बर एक्सपेरिमेंट लिया था, and that experiment is based on actually the diffraction। तो diffraction को थोड़ा सा ओवरव्यू किया, what is diffraction? श्रेया देवांगन। यस सर। डेविएशन गर्बर एक्सपेरिमेंट पे कुछ कह सकते हो? क्या था उसमें डेविएशन गर्बर एक्सपेरिमेंट पे? सॉरी सर। डेविएशन गर्बर एक्सपेरिमेंट पे कुछ कहना है? समझ में आया था? क्यों समझ में नहीं आया था? तुमने कहा भी नहीं कि तुमको समझ में नहीं आया। तुम तो क्लास अटेंड किए थे ना? आयुष सिंह। यस सर। तुमको डेविएशन गर्बर एक्सपेरिमेंट समझ में आया था? यस सर, थोड़ा बहुत आया था। क्या थोड़ा बहुत? व्हाई नॉट कंप्लीट? ध्यान नहीं था? नहीं सर, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी, आवाज फ्लक्चुएट होने लग जाती है। हाँ, तो नेटवर्क इशू आता है तो उसके लिए बेटा हमने तुमको उसमें ग्रुप में इसमें भी डाल दिए थे। हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर समझना चाहते हो तो उस चैनल से देख सकते हो। 2 वीडियो होगा, एक पुराने A1 सेक्शन का जब मैंने क्लास किया था उस समय भी सेम अपलोडेड है, और अभी मैंने उसको ये किया हुआ है। हाँ, वो भी देख करके तुम समझ सकते हो। मेन चीज़ ये है कि तुम्हारा उसके लिए तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर, तुम कितना उसको जानना चाहते हो, यू शुड नो। कोई चीज़ तुम लोग ये रितेश कुमार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार पढ़ने पढ़ाने में ना। ऐसे करोगे तो फिर जब तक क्वेश्चन तब नहीं आएगा जब तक तुम समझोगे नहीं। शिवांगी साहू ये हमेशा गायब रहती, कभी आज तक कभी उसको मैंने जितने बार नाम लिया कभी वो दिखी नहीं मुझे। यस सर। आज है तुम अचानक बीच में जब नाम लिया जाता है। पिछले क्लास में मैंने तुमको याद किया था, तुमको समझ में आया डेविएशन गर्बर? यस सर। चलिए, सो डेविएशन गर्बर एक्सपेरिमेंट ये डिफ्रैक्शन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम लोगों ने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन के सोर्स के रूप में हमने फिलामेंट लिया था,
और उस पर एक स्लिट लगा है, जो स्लिट पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करता था। उसके बाद फिर एक निकल क्रिस्टल जिसका हमने इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू दिया था 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम, और फिर उस डिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए, सेंस करने के लिए एक सेंसर वाला सर्कुलर स्केल लिए थे, और उस सर्कुलर स्केल को सेंस होता है। दो वेरिएबल रखा था, एक एंगल फाई एंड सेकंड जो था दैट वाज वोल्टेज वी, और उसके बाद फिर हमने दो कैलकुलेशन किया। वन कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रोगलीस हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव, जो दैट वाज अबाउट 1.67, इज इट? कितना आया था द ब्रोगलीस हाइपोथेसिस में सर? 1.67 एंगस्ट्रॉम। 1.67 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा जो है डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में 1.65 के आसपास आया था। सो दैट इज द सिंपल गैप ऑफ 0.02 एंगस्ट्रॉम, जो कि नेग्लिजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो मेजर किया जा सकता है मैटर वेव का। मींस द कांसेप्ट ऑफ द ब्रोगलीस हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव इज ट्रू। मींस मैटर वेव होता है, बट दिस मैटर वेव इट इज एप्लीकेबल और मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, इट इज ओनली फॉर एटॉमिक सबएटॉमिक लेवल पार्टिकल। ये हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश की थी। अगर एटॉमिक लेवल सबएटॉमिक लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम उसका ड्वेल नेचर प्रूव कर सकते हैं, उस मैटर वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, मैटर वेव का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब ये तो प्रूफ हो गया कि द ब्रोगलीस हाइपोथेसिस सही है, द कांसेप्ट ऑफ मैटर वेव इज ट्रू, मींस मैटर वेव होता है। ये सिर्फ ऐसा कोई गप वाली बातें नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल बातें नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। हम वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखिए, मेजर करके देखिए। नेक्स्ट इज, इफ मैटर वेव अगर है तो उस मैटर वेव के डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। अगर मैटर वेव एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ वेवलेंथ मेजर करने से काम नहीं चलेगा, हमें उस वेव के और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी नीड टू हैव। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या? एक तो तुमने एक होगा तुम्हारा उसका अपना एक वेव फंक्शन होना चाहिए। जैसे एक वेव होता है तो उस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज वेव फंक्शन। नंदनी गुप्ता, एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए। अगर एक वेव है तो उसका अपना एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए। इवन मैटर वेव की जो वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी सिर्फ मैटर वेव का ये वेवलेंथ कैलकुलेट किया है। इट इज कैलकुलेटेड और मेजर्ड। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये मेजर किया, मेजर। ये हमने डिविजन जनरल एक्सपेरिमेंट से या थ्योरेटिकली हमारे पास ये कैलकुलेटेड है, मेजर्ड है। ओनली वेवलेंथ वी हैव। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे देन वी नीड टू हैव वेलोसिटी आल्सो, बिकॉज़ दिस न्यू इज इक्वल टू c by lambda। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये c, तो दिस इज फॉर दैट स्पीड ऑफ लाइट। मैटर वेव का स्पीड c के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको एक वेलोसिटी v के टर्म में इसको लेकर के चलते हैं, या v लेकर के चलते हैं। देन अगर लैम्डा अगर को मेजर हो गया तो हमको उसका वेलोसिटी भी चाहिए। जब वेलोसिटी पता होगा तब हम उसको फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। देन हमको उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर वो वेव है, एग्जिस्ट करता है, प्रूव्ड है, तो हमारे पास उसका वेलोसिटी होना चाहिए, हमारे पास उसका वेव फंक्शन होना चाहिए, हमारे पास उसका वेव इक्वेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम इन्हीं सब पे बात करेंगे। उसका वेव फंक्शन क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगी, और वेव इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग वेलोसिटी से स्टार्ट करें। तो वेव की वेलोसिटी तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? चलिए थोड़ा सा वेव पे डिस्कस कर ले। फंडामेंटल जो तुम लोगों ने 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ा होगा, वेव का इक्वेशन, वेव का फंक्शन, वेलोसिटी, हाँ पढ़े हो? कुछ याद आ रहा है? एक फंक्शन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वेव। प्रोग्रेसिव वेव जानते हो? स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव। ये मैं प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ले रहा हूं। किसी को याद है प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या फंक्शन? प्रोग्रेसिव वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल टर्म? ये का को प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन नहीं याद आ रहा? चलिए मैं लिखता हूं तो याद आ जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t minus kx, और दिस इज a cos ओमेगा t minus kx
or this y can be written as equal to a exponential of omega t minus k। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन तुमने पढ़ा हो? कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. ऐसे रोटेशन, ऐसे रिप्रेजेंटेशन 11th क्लास में पढ़े होगे, 12th क्लास में पढ़े होगे। ये प्रोग्रेसिव वे में एक सिंपल इक्वेशन है, उसको हम साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इन दोनों के सम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस y is equal to a sin ओमेगा t minus kx plus b cos ओमेगा t minus kx, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्रेसिव वेव का इन डिफरेंट फॉर्मेट। सो इसमें ये जो पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर से क्या बताते हैं तुमको पता होनी चाहिए। इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज़ दिस इज मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज जस्ट अ टूल फॉर फिजिसिस्ट। हम लोग ने एक इक्वेशन दे दी, एक बना दी और इसमें y क्या है, a क्या है, ओमेगा क्या है, k क्या है, इसको तुमको बताते जाना है। सो जस्ट मैं ये पहले वाले इक्वेशन को लेकर के चल रहा हूं या दूसरे को लेकर के चल रहा हूं। चलिए पास को लेकर तो दिस इसी को लिया जा सकता है। सो दिस y is equal to a cos omega t minus k। What is y? Where y is, y क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताते जाओ। What is y? Amplitude. Amplitude? No. What is y? Position. Displacement of No. या निशान तुम कुछ कह रहे थे? displacement of wave. Displacement. This is the displacement. A Amplitude. amplitude. Good. A is amplitude. Omega. Angular frequency. Angular is omega is angular frequency. Nice. What's for k? Wave number. Wave number. Yeah, it's a wave number. Very good. So these are the notations or notations के नाम. So this is the displacement. This is amplitude. Amplitude means this is maximum displacement. Amplitude जो रहता है वो maximum displacement को amplitude कहते हैं. So this is maximum displacement. But the amplitude of what? Yes, हर्ष सदाक ने इसका जवाब दिया है. This is the displacement of what? अगर एक वेव है, मैंने कॉस में लिया है, so this is that graphical representation में, this is the wave, इस प्रकार का वेव है ये, this is the wave। साइन इक्वेशन और cos इक्वेशन में फर्क सिर्फ इतना है, अगर मैं साइन से अगर को डिनोट करता हूँ तो कहाँ से शुरू होगा ये? साइन से अगर को मैं डिनोट करता हूँ तो वो यहाँ से शुरू होगा। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना? तो ये दिस इज द साइन वेव, साइन शुरू यहाँ से होगा, cos लिया होगा, ये यहाँ से शुरू होगा। This is the equation y is equal to a sin omega t minus kx। ये है sin का, मैंने जो कि cos से रिप्रेजेंट किया है, तो this is that cos y is equal to a cos omega t minus kx। दोनों में तो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। सो ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, एम्पलीट्यूड की बात की जाती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, एंड दिस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑफ व्हाट, k the wave number। हाँ, ये किससे रिलेटेड है ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। सो why this displacement, this is the displacement of particle of medium। जिस मीडियम से होकर के अगर कोई जा रहा है उस मीडियम को वो कितना डिस्प्लेस करता है, वेव कितना डिस्टर्ब करता है, बिकॉज दैट वेव इज एक्चुअली द डिस्टरबेंस, वो उस मीडियम के पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y। इसका उस वेव से, ओरिजिनल वेव से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, वो मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, कितने भी दूर को ऑसिलेट करता है। सेकंड, ये जो a है, दिस इज आल्सो
फॉर द पार्टिकल, ये भी उस मीडियम के पार्टिकल से रिलेटेड। अगर बाय द वे आपको अगर थोड़ा सा भी अगर कोई मैथमेटिक्स आता है तो आप उस पार्टिकल का वेलोसिटी, उस पार्टिकल का वाइब्रेशन, उस पार्टिकल का इस तुम्हारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ये y है। जस्ट एक बार हम तो इसको वेलोसिटी का कैलकुलेट करना चाहें, देन v इज इक्वल टू dy बाय dt। ये डिफरेंशियल फार्मूला तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के टाइम डेरिवेटिव के हिसाब से लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग सिर्फ t से डिफरेंशिएट करेंगे और हमारे पास जो टर्म आएगा दैट टर्म विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। उस मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन का हम कैलकुलेट करेंगे, दिस एक्सेलरेशन दैट्स इक्वल टू del e स्क्वायर बाय del t स्क्वायर। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, बट द एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से होकर के ये प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेट हो रहा है। यहाँ पर ओमेगा की जब बात की जाती है, दिस ओमेगा और दिस फेज टर्म, ये पूरे क्लास के अंदर में जितने टर्म हैं ये टर्म उस वेव से रिलेटेड होता है। मींस अगर उस वेव की प्रॉपर्टीज हमको चाहिए, हम यहाँ पर इन सारी चीजों को इसलिए कहना चाह रहे हैं, अगर वी जस्ट वांट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वेव, देन वी हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म ओमेगा t minus kx। This omega, this is the angular frequency of wave। That is sound wave होता है sound wave, light wave होता है light wave, या फिर हम यहाँ पर अगर matter wave से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे then we will talk about matter wave। So this omega, this is equal to 2 pi nu, इसको 2 pi nu कहते हैं। Nu the frequency, that is nu, this is the frequency, ये frequency है, इसको 2 pi से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया angular frequency, और this is 2 pi by t, periodic phenomena है। So this t is the time period, ये है time period, periodic time। वैसे this omega is this wave number, this omega, k is equal to 2 pi by lambda। Means इस equation को different form में हम लिख सकते हैं, then this y is equal to a cos or sin 2 pi nu t minus 2 pi by lambda x। ऐसा डिफरेंट नोटेशन है ये तुम लोगों ने, मैं जस्ट एक ओवरव्यू रिपीट करवा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुमने 11th 12th क्लास में किया हुआ है। हाँ, बस ये है कि तुम उसको कितने डीप में, कितना उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, आई डोंट नो। सो ये सारे नोटेशन के रिप्रेजेंटेशन है। एंड व्हाट्स अबाउट द वेलोसिटी? अगर हम उस वेलोसिटी का वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, ये तो हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अगर हम उस वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, देन वी विल टेक this omega t minus kx as a constant। So let's calculate this velocity। So this omega t minus kx, this is constant, phase constant होता है at a particular instant of time। इसको differentiate कर दो, then we will have this omega by differentiating this omega dt minus k dx is equal to 0 because this is constant। So this implies dx by dt is equal to omega t by omega t minus k, so this is omega dt, so dx by dt is equal to omega upon k। अब ओमेगा, so this is the velocity and this velocity is represented by vp, so this is known as phase velocity, इसको नाम दिया जाता है, this is phase velocity। So the phase velocity this is equal to omega by k। अब ओमेगा की वैल्यू और k की वैल्यू रख करके देखो क्या आता है। So this is equal to 2 pi nu upon 2 pi by lambda, और this vp which is equal to nu lambda। ये वही फेमस रिलेशन है जिसको तुम लोग अभी तक यूज करते जा रहे हो कि वेव की वेलोसिटी होता है वो उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। एंड दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली द फेज वेलोसिटी, इसको फेज वेलोसिटी कहते हैं। सो इसका जो डेरिवेशन होता है इतना सिंपल सा डेरिवेशन है, उसमें तुमने रीजन से डिराइव किया पता नहीं, बट vp is equal to omega by k, that is equal to vp, this is equal to। यहां तक कोई डाउट? ब्लर है अभी तक बहुत ज्यादा ब्लर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग क्लास के शुरू में क्यों नहीं बोले?
सर उस टाइम थोड़ा ठीक था। रहता है। नेट का क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। चलिए मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ इसको। चेक करो तो ठीक हुआ। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। क्लासेस एक साथ चलते रहता है। चलिए मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया। सो वी आर जस्ट टेकिंग दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन y is equal to a cos omega t minus x. This is the equation of progressive wave जो तुम लोगों ने 11th क्लास में किया। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि सच इसी तरह का एक फंक्शन मैं मैट्रिक्स के लिए यूज करने वाला हूँ। सो y is equal to a cos omega t minus x, यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट है, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, this y और a ये दोनों जो है this is corresponding to the particle of the medium, means ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बताता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का बताता है। अगर हम उस पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें मीडियम का, तो इसी को हम वेव बार डिफरेंशिएट कर दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें उस वेव की पूरी प्रॉपर्टी को जानना है, that we have to focus on this relation, this phase term omega t minus kx, इसमें हमें फोकस करनी होगी। तो this omega t minus kx है, omega this is the angular frequency and this k is that wave number, so omega is equal to 2 pi mu, यहाँ पर mu जो frequency है twice multiply होता है, जिसको angular frequency कह देते हैं, या this can be also written as frequency और time period में inversely relation होता है, so 2 pi by t, इस omega को 2 pi by t भी लिखते हैं। वैसे k को हम लोग k is equal to 2 pi by lambda लिखते हैं। अगर हमें उस वेव का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमने इसको क्या किया, ये जो फेज टर्म है इसी फेज टर्म को मैंने कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि मुझे इसको वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना था। तो दिस इज ओमेगा टी माइनस kx, दैट गिव ओमेगा टी माइनस kx इज कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हो गया ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो गया dt, k को मैंने कांस्टेंट रखा एंड x का डिफरेंशिएशन हो गया दैट इज dx। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो dx by dt दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय k। अगर ओमेगा की वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं दैट इज 2 pi mu एंड k की वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं दैट इज 2 pi by lambda, देन दिस ओमेगा by k इज इक्वल टू 2 pi by 0.2 pi by lambda, ये कैंसिल हो गया। तो दिस t इस फेस वेलोसिटी इट इज इक्वल टू mu मल्टीप्लाई बाय lambda, ये
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी के बराबर होता है, वो इस रिलेशन से। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं सेम रिलेशन, इसी रिलेशन को मैं मैटर वेव के लिए यूज कर सकता हूं क्या, अगर मैटर वेव को वेलोसिटी कैलकुलेट करना हुआ तो। सो लेट अस ट्राई टू यूज दिस रिलेशन। dp, this is the parent relation, the fundamental relation मानते हुए for the matter wave, let us try to use this. So phase velocity Vp is equal to mu multiplied by, this is the formula. मैटर वेव जो कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल पे हम ले रहे हैं, उसके लिए मैं इस सरफेस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर मैटर वेव। मैटर वेव के लिए चलिए हम इसको करके देखें। And just using the same relation, इसी इक्वेशन में यूज करेंगे। So I have to find this frequency, I have to find this lambda, डिपेंड को यहाँ पे पुट करूँगा और मैं इसको dp के लिए यहाँ पे सॉल्व करूँगा। So the frequency is we have two relation, frequency calculate करने के लिए we have this E is equal to h nu and this E is equal to mc square। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, then we will have by comparing this nu is equal to h upon mc square। ये एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे अगर हम ले रहे हैं, उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी होगी। तो this is nu is equal to h upon mc square, और इस m को मैं where m is equal to m naught by root of 1 minus v square by c square, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के रीजन पे चला जाएगा एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल। So I will put this, so I will have this mu Sir? is सर म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर बाय h हो गया ना। अगर ये क्या है, या this is mc square by h, okay thank you। so this is mc square by h, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो what we will have is m naught c square by h root of 1 minus mu v square by c square। confuse मत होना, this is mu and this is v, this is equation number 2, this equation number 1। so this is mu and lambda, for lambda we have, for lambda the log is wavelength, lambda is equal to h upon mv, this is that relation। again m को मैं relativistic value में फॉर्म करता हूँ, so this is h upon m naught v by root of 1 minus v square by c square, this is lambda। अब ये दोनों वैल्यू पुट करो, mu की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, lambda की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तब मुझे Vp की मान कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Vp कितना आता है कैलकुलेट करके बता दो। c square by v c square by v फिर से c square by v, सभी से आ रहा है, चेक करो पहले, वेरीफाई करो। दिस इज c square by v, ये रिलेशन आ रहा है। बाकी भी चेक करो तुम, आगे जाएगा तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट देते जाना, यस और नो। सर एक बार इक्वेशन 2 बता दीजिए ना। कौन सा सर इक्वेशन 2 कैसे हुआ? इक्वेशन 2 ये वाला, देखो वी हैव, हमें क्या करना है, जैसे फेस वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों को अलग-अलग कैलकुलेट करके पुट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का पुट करने के लिए
मैंने पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश किया और उसमें वही फंडामेंटल रिलेशन जो हम लोग रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में यूज करते हैं या क्वांटम फिजिक्स में यूज करते हैं वही मैंने लिया है। E is equivalent to h nu and T is equivalent to mc square where this m is the mass but यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मास हम लेंगे। सो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, then what we will have this nu is equivalent to mc square by h। m की वैल्यू को मैंने रिलेटिविस्टिक लिया है, so this m is equivalent to m naught root of 1 minus v square by c square। ऐसे बहुत सारे बुक्स में इसको डायरेक्ट m लेकर के ही चला देते हैं क्योंकि आगे जाके कैंसिल हो जाता है इस तरह के लेकर के, लेकिन चूंकि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल के लिए सही है इसलिए इसको रिलेटिविस्टिक लेना चाहिए, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही होगा। सो इस m की वैल्यू को मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो nu is equal to m naught c square by h root of 1 minus v square by c square। दूसरा लैम्डा के लिए डायरेक्टली मैंने डी ब्रोगली सिमेट्री वेव का कांसेप्ट लिया, तो दिस इज h upon mv। यहां पर फिर से इस m को मैंने रिलेटिविस्टिक रखा है, तो ये m यहां हो गया और इसको न्यूमरेटर में मैंने ले लिया, सो लैम्डा इज इक्वल टू जमा दिया, तो ये लैम्डा हो गया, ये न्यू हो गया, इस वैल्यू को यहां पे पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास फेस वेलोसिटी vp की वैल्यू आएगा एंड दैट विल बी c स्क्वायर बाय v। सभी से आ रहा है? Yes, sir. जल्दी बताते, हाँ कमेंट बॉक्स में जल्दी बताते जाओ भाई कितने लोगों का नहीं आया या आ गया। अनन्या? Yes, sir. आ गया तुम्हारा? Yes, sir. आयुष सिंह? यस सर, आगे। हर्षिता? पी हर्षिता? गुड। हर्ष तिवारी? यस सर। मानसी यादव? मोहक? नेहा यादव? प्रयाग? ओके गुड। सो हमें मेरे ख्याल से आगे प्रोसीड करनी चाहिए, यहां तक ठीक है? ओके Yes, sir. चलिए अब इसका फिजिक्स देखें, व्हाट द फिजिक्स बिहाइंड दिस। ये तो हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पास हमारे पास जब आउटपुट आ रहा है, दैट आउटपुट इज so the phase velocity of matter wave, this is Vp, it is equal to c square by v। ये हमें फेस वेलोसिटी मिला हुआ है। इसका फिजिक्स सोच करके देखते हैं, थोड़ी इमेजिन करें कि एक्चुअली क्या कह रहा है। हमारे पास मैटर वेव के लिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसका मास रिलेटिविस्टिक मास हमने लिया m, ये v वेलोसिटी से मोशन में है। ये मैटर वेव हमने इसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव लिया, इस मैटर वेव की वेलोसिटी को मान के चल रहा है ये vp के बराबर है, उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव vp, और ये vp की वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है c स्क्वायर बाय v, जहां पर ये v जो है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। सिग्निफिकेंस को देखें, सिंस v is much less than c, ये जो v है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मींस दिस v विल बी लेस देन c, ये c से कम होता है। मींस दिस vp it will be greater than c, this implies, which is non-physical. This is against Einstein's statement. This is against the concept of matter wave. कैसे? हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा लाइट की स्पीड से कम होगा, लाइट की वेलोसिटी से कम होगा। अगर इसको c से अगर कम रखें, ये c स्क्वायर के टर्म में है, तो ऑब्वियसली vp will be greater than c। अगर हम इसको सही मान लें तो उस केस में क्या होगा? ये vp this is greater than c, this v it is greater less than c, ये v की वैल्यू c से कम है, vp c से ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकल रहा है? ये जो मैटर वेव होगा वो इस मैटर को छोड़ करके आगे निकल जाएगा।
अगर सही मान भी लो तो, जो कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या डेफिनेशन ऑफ मैटर वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, क्योंकि मैटर वेव के डेफिनेशन में क्लियरली कहा गया है कि दिस इज अ वेव व्हिच इज एसोसिएटेड विद मैटर। कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है कि मैटर जो है वो कन्वर्ट होता है, हर बार ये कहा गया है कि दिस इज अ वेव एसोसिएटेड विद मैटर, एसोसिएटेड विद पार्टिकल। मींस इस पार्टिकल के साथ जब ये जुड़ा रहेगा तभी मैटर वेव का एग्जिस्टेंस है। मींस दोनों वेलोसिटी जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, मींस vp की जो वैल्यू होनी चाहिए वो v के बराबर आनी चाहिए, तब जाकर के दोनों एसोसिएट होगा। जबकि हम जो कांसेप्ट है प्रोग्रेसिव वेव के कांसेप्ट को लेकर के हम फेस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और उस फेस वेलोसिटी के कैलकुलेशन के बेसिस पर फिजिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंस v is less than c, then this phase velocity will be of the matter wave will be greater than c, which is not possible। ये दो चीज को अगेंस्ट कर रहा है। एक, आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि फेस वेलोसिटी इसका लाइट से ज्यादा हो रहा है। तो दिस इज अगेंस्ट Einstein's theory as well as definition of matter wave, definition of matter wave definition क्या है? क्योंकि मैटर वेव के डेफिनेशन के हिसाब से उसको हमेशा उसके साथ एसोसिएट होकर रहना, दोनों वेलोसिटी आइडेंटिकल हो। जबकि यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन c, दिस इज ग्रेटर देन c, मतलब यही रह जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। आइंस्टाइन कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी c की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर फेस वेलोसिटी की जो वैल्यू हो रहा है वो c से ज्यादा हो रहा है। मींस वो आइंस्टाइन के स्टेटमेंट को भी अगेंस्ट कर रहा है। मींस ये फेस वेलोसिटी का कांसेप्ट है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर मैटर वेव। तो द कांसेप्ट ऑफ फेस वेलोसिटी इट इज नॉट ट्रू फॉर मैटर वेव। इसको भी एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो। ज्यादा क्लियर है? यस सर। सर तो नॉर्मल वेव में सही होगा ना? अगर एक नॉर्मल वेव है, नॉर्मल वेव के लिए हम इसी फार्मूला अभी तक यूज करते हैं, इसी फार्मूला को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। लाइट वेव के लिए भी इसी फार्मूला को हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन मैटर वेव के लिए फेस वेलोसिटी को हम नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि या तो उस वेव फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, हमें वेव फंक्शन अलग लेना पड़ेगा, वेव इक्वेशन अलग लेना पड़ेगा, वेलोसिटी को दूसरे ढंग से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। या एक इंडिविजुअल वेव का जो हम फेस वेलोसिटी का जो टर्म ले रहे हैं, दिस कांसेप्ट इज नॉट ट्रू फॉर मैटर वेव। ओके, क्लियर? चलिए अटेंडेंस दे डालो। किसी को कोई क्वेश्चन? Any question?